हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज से हम लोग क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसकी इंग्लिश होती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करेंगे। देखिए, जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। जब गर्मी के समय में हम लोग कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तब जो दूध होता है कुछ देर के बाद फट जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। जो लोहे का कील होता है उसको हम लोग नमी वाले वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तब क्या होता है कि उस लोहे के कील में कुछ दिनों के बाद जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। जो यह सभी जो क्रियाएं हो रही हैं एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। तो इस प्रकार हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो नया उत्पाद अर्थात जो नया पदार्थ बनता है उसके गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, उसके गुणों में परिवर्तन होता है। देखिए, एक नोट हमें ध्यान देना है कि इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसकी जो पहचान होती है, जो प्राकृतिक रूप से जो आपकी प्रारंभिक बिंदु होती है, जब वह नए पदार्थ में परिवर्तन करता है तो उसकी जो प्रकृति होती है उसमें कुछ न कुछ जरूर बदलाव हो जाता है। तो जो आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कुछ उदाहरण हैं कि जैसे भोजन का पाकना, भोजन का पचना, भोजन का पकना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। जैसे कि दूध से दही का निर्माण होता है तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ है। लोहे पर जंग लगना जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब जो आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.1, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए जो आपका क्रियाकलाप है वह 3 क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग क्रियाकलाप को समझ लेते हैं कि आखिर में क्रियाकलाप में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्रियाकलाप 1.1, देखिए किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए हमें टीचर्स की आवश्यकता होती है और उसके सहयोग से हम लोग क्रियाकलाप कोई भी कर सकते हैं। और किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए हमें सावधानी की आवश्यकता होती है, हमें सावधानी बरतनी होती है। तो वही लिखा है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या लेना है हमें उसके बारे में समझते हैं। देखिए, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब फीता, को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। रेगमाल जो कि आपका खुरदरा कागज होता है उसको हमें लेकर के उसको साफ करना है। इसे चिमटे से पकड़ करके स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया, ये था आपका क्रियाकलाप 1.1। देखिए, इसको हम समझा देते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन अर्थात जो आपका मैग्नीशियम से बना हुआ जो फीता होता है उसको वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्रियाकलाप 1.1। अब हम लोग समझते हैं क्रियाकलाप 1.2 को। देखिए, आपका क्रियाकलाप 1.2 है कि एक परखनली में लेड यानी कि सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, ये था हम लोगों का 1.2, जिसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं कलर्स में परिवर्तन होता है। फिर जो आपका क्रियाकलाप 1.3 है, इसमें क्या कर रहा है
कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जिंक मतलब आपका जो जेडियन होता है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए, जो हम लोगों का ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। यानी कि जो हम लोगों का क्रियाकलाप दिया हुआ है उससे हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रासायनिक जो अपक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, अवस्था में परिवर्तन यानी कि किसी भी पदार्थ की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होता है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसके रंग में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। फिर गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, यह जो सभी क्रियाएं होती हैं यह एक रासायनिक अपक्रिया के लक्षण होते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि यह यहाँ पे रासायनिक अपक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है, जो आपका रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप में या फिर सूत्र के माध्यम से जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि कोई भी आपकी रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग प्रतीकों अथवा सूत्र के माध्यम से उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं, वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया का एक लक्षण होता है कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसको हम लोग पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि जो आपका नया पदार्थ होता है उसको पुनः हम लोग प्रारंभिक अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो रासायनिक अपक्रिया है हम लोगों ने समझा। अब इसके कुछ उदाहरण है, उसके उदाहरण को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कैसे, जो आपका क्रियाकलाप 1.1 है उसमें हम लोगों ने देखा कि जब जो आपका मैग्नीशियम रिबन यानी कि जो आपका मैग्नीशियम से बना हुआ फीता होता है उसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तब क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए, उसको हमें एक शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखना है। जो अपक्रिया हुई है उसको हम लोग समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर के आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो जो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब जो अभिकारक होता है अर्थात जो अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनसे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो आपका क्रियाकलाप 1.1 है उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ है कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जिसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक जो सूत्र के माध्यम से उसको हम लोग प्रतीकात्मक तरीके से लिखा, वही आपका रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने समझा कि अपक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अपक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हमें समझना है कि जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अपक्रिया द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण की अपक्रिया को सूत्रों के उपयोग द्वारा निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब निर्माण हुआ है तो उसको हम लोग सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। जैसे Mg प्लस O2 क्या मिलकर बना? MgO। तो देखिए यहाँ पे देखिए, उपरोक्त
अभिक्रिया में तीर के निशान के बाई अर्थात लेफ्ट हैंड साइड व दाई अर्थात राइट हैंड साइड ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यह असंतुलित समीकरण है। यानी कि जो संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें जो आपका अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वह समान होती है। यदि परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह जो आपका समीकरण है वह असंतुलित है। यहाँ में देखिए समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि जो आपका रासायनिक समीकरण होता है वह कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व होता है उसके बारे में समझना है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वह यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो जो आपकी प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो आपका कंकाली जो आपका रासायनिक समीकरण होता है उसमें द्रव्यमानों की संख्या बराबर नहीं होती है, अर्थात जो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसके परमाणुओं की संख्या और जो इनसे नए पदार्थ बनते हैं उसमें जो आपकी परमाणुओं की संख्या होती है वो समान नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि ये जो समीकरण होते हैं जो कि असंतुलित समीकरण कहलाते हैं उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है। देखिए किस प्रकार हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं उसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका क्रियाकलाप 1.3 है उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जिंक में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्लों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए जिंक यानी कि Zn प्लस H2SO4 जिसको हम लोग जो आपका तीर का निशान है लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे और जो राइट हैंड साइड वाला जो आपका पदार्थ है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसमें हमें जो तत्व दिया हुआ है तो उसमें परमाणुओं की संख्या की गिनती करनी है। यदि दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान है तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। जैसे यहाँ पे इसमें Zn है तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी तत्व हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे Zn यानी कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी, देखिए जेड में परमाणु की संख्या 1 है, Zn में परमाणु की संख्या 1 है, अर्थात जिंक में परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन में जो आपका यहाँ पे जो समीकरण है उसमें हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो अब देखेंगे हम लोग राइट साइड में कि इसमें जो आपका परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे Zn, तो Zn में परमाणु की संख्या कितनी, 1 है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए सल्फर, तो कितने सल्फर है, 1 सल्फर है। और ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित समीकरण क्या होता है कि जो तीर के निशान के जो दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह एक संतुलित समीकरण है। अब देखिए कुछ और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे कुछ रासायनिक समीकरण दिया है जिसको हमें संतुलित करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार और संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।